नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी आगामी जो हिंदी से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की संभावना हो सकती है। आज जो हम लोग प्रश्न देखेंगे वो गुजरात सेट में यानी गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वही 50 प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ प्रश्न बहुत आसान होंगे क्योंकि आप बहुत सारे सेट को बना चुके हैं तो आसान होंगे, लेकिन कुछ कुछ प्रश्न जो है बिल्कुल नए तरीके से यहाँ समाहित किए हुए हैं। तो आप खुद देखिएगा और समझ में आएगा। ये 50 प्रश्नों में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बिहार या किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस के VS या यूजीसी नेट आदि का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम लोग महत्वपूर्ण PYQ को देखने वाले हैं जो 2002 जनवरी में गुजरात सेट हुआ था, उसी के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है, यहाँ देखिए दिया जा रहा है हिंदी पेपर 2। इस प्रश्न पत्र में 50 बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। ये जो निर्देश था एग्जाम का उसके बारे में है। अब देखिए आप लोगों के समक्ष जो है पहला प्रश्न प्रस्तुत हो चुका है। अब ये जो है इसको आपको देखना है और इसमें जो है 50 प्रश्न में आपका कितना सही होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। सौरसेनी अपभ्रंश से किस आधुनिक भाषा का उद्भव हुआ है? यानी सौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे किस आधुनिक भाषा का उद्भव हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसमें 4 विकल्प हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 विकल्प है। 4 विकल्प में से आपको चुनना है कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, यानी पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो हम लोग इसी तरह 50 प्रश्नों को देख रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है या फेसबुक पेज का है। आप तीनों में से कहीं से भी जोड़ करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोहा कोश का संपादन किसने किया है? यानी दोहा जो कोश है उसका संपादन किसने किया है? तो देखिए दोहा कोश का जो संपादन किया है वो राहुल संकृत्यायन ने किया है। तो विकल्प C सही हो जाएगा। राहुल संकृत्यायन ने दोहा कोश का संपादन किया है, यानी सरहप्पा का जो रचना है दोहा कोश उसका संपादन किया है। विकल्प C इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कुंतक के ग्रंथ का मूल नाम क्या है? यानी कुंतक का जो ग्रंथ है उसका मूल नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ जो भी आंसर बताया जाएगा वो आंसर आयोग के द्वारा जो सही माना हुआ है वही आंसर को यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। मूल नाम जो है अलंकार है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है भ्रमर गीत काव्य परंपरा किस संप्रदाय की देन है? यानी भ्रमर गीत जो काव्य परंपरा लिखा गया है, भ्रमर गीत का जो काव्य परंपरा है वो किस संप्रदाय का देन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो देन है ये पुष्टि संप्रदाय का देन है, यानी पुष्टि मार्ग का जो स्थापना हुआ था उसी का जो है पुष्टि संप्रदाय उसी को कहा जाता है। तो पुष्टि संप्रदाय का देन है। अब देखिए भ्रमर गीत जो काव्य परंपरा है इसमें सूरदास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए चैतन्य रामानंदी निबारका संप्रदाय, देखिए पुष्टि मार्ग का जहाज जो है सूरदास को कहा जाता है और उसका जो संस्थापक है वल्लभाचार्य हैं। चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य है, रामानंदी के रामानंद है, निबार्क स्वर्ग संप्रदाय के निबार्क स्वामी हैं। तो ये जो है
एक एक संप्रदाय है, काफ़ी विस्तार से पूछा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? कृष्ण जो गीतावली है उसका रचनाकार कौन है? तो देखिए, कृष्ण गीतावली जो है उसके रचनाकार जो है तुलसीदास जी हैं, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, व्याकरण के भी प्रश्न इसमें रहेंगे, हिंदी साहित्य के भी प्रश्न हैं। तो अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, या पेपर 1 का कर रहे हैं, या बीपीएससी 4.0 का कर रहे हैं, या कोई KVS, EMRS या UGC नेट आदि का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जो है प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप TGT PGT किसी भी स्टेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पूछा जा रहा है दशानन में कौन सा समास है? दशानन जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो दशानन यानी 10 हैं, आनंद जिसके यानी 10 जिसके सर हैं, तो रावण को जो है संबोधित करता है। तो ये जो है बहुविधि समास हो जाएगा, यानी विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, समास के जो है मुख्यतः 6 भेद होते हैं, उसमें जो दशानन है बहुविधि समास है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल को सबसे पहले किसने चारणकार कहा है? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के आरंभिक काल को सबसे पहले चारणकार किसने कहा है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखिए, चारणकार कहने वाले में सबसे पहले जो हैं वो जॉर्ज गिरियर्सन हैं, यानी विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कीर्तिदत्ता किस भाषा की रचना है? कीर्तिदत्ता जो है वो किस भाषा की रचना है, आपको बतानी है। तो देखिए, कीर्तिदत्ता जो है वो अवहट भाषा की रचना है, विकल्प बी सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार जो हैं विद्यापति हैं, जो आदिकालीन कवि हैं, तो विकल्प बी सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस कवि ने बरबई छंद में नहीं लिखा? यानी वे कौन से कवि हैं जो बरबई छंद का प्रयोग नहीं किया है अपनी रचना में? तो देखिए, तुलसीदास के पास जो है बरबई छंद हैं, उनकी रचनाओं में रहीम भी हैं, नागार्जुन भी है, लेकिन द्विजदेव हैं वो बरबई छंद का प्रयोग नहीं किया है, बरबई छंद में नहीं लिखा है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिम्मत बहादुर बिरुदावली का रचनाकार कौन है? हिम्मत बहादुर बिरुदावली का रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं ये पद्माकर जी हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी पद्माकर। अब देखिए, पद्माकर जो है अपनी रचनाओं में पर्वों और त्योहारों को लेकर के जो है चित्रण करते हैं, और हिम्मत बहादुर बिरुदावली के कुछ पंक्तियों को जो है UGC नेट में भी पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन संगत अनुकर्म कौन सा है? यानी संगत जो है अनुकर्म है, प्रकाशन की दृष्टि से जो है कौन सा क्रम जो है सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कर्म के अनुसार अगर आएगा तो पद्मावत सबसे पहले आएगा, उसके बाद विनय पत्रिका है, उसके बाद रामचंद्रिका है, उसके बाद जगत विनोद है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सेट का एग्ज़ाम है तो पूछ दिया गया है, तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा यूनिक तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से 9 नाथों में किसका नाम नहीं है? यानी 9 गो जो नाथों का नाम है उसमें किसका नाम नहीं आता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, 9 नाथों में जो है गोरक्षनाथ, चरपट और हरिश्चंद्र ये तीनों आते हैं, लेकिन मत्स्येंद्र नाथ जो है नहीं आते हैं, विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन जो है अनुक्रम संगत है? अब देखिए, यहाँ संगत जो है अनुक्रम जो है बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो देखिए, सबसे पहले सरहप्पा आएंगे, उसके बाद गोरक्षनाथ आएंगे, उसके बाद कबीर हैं, उसके बाद सूर्य हैं, तो विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। तो इस तरीका के भी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे है,
उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? यानी उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रवर्तन किए थे वे कौन किए थे, आपको बताना है। तो देखिए, उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन का श्रेय है वो रामानंद को जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और कबीर जो है रामानंद के ही गुरु थे, सॉरी, कबीर के गुरु जो है रामानंद ही थे, यानी रामानंद के शिष्य थे कबीरदास। तो इनके 12 शिष्यों का जो है उल्लेख किया जाता है, जिसमें एक कबीर भी थे। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? निर्वेद जो है किस रस का अस्थायी भाव है, ये बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए, शांत रस का अस्थायी भाव जो है निर्वेद है, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यान धारा की पहली रचना कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यान धारा की पहली रचना कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, चंदायन जो है सूफी प्रेमाख्यान की प्रथम रचना मानी जाती है, पहली रचना। तो विकल्प डी हो जाएगा, जिसके रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान गीता किसकी रचना है? विज्ञान गीता किसकी रचना है? बराबर एग्जाम में ये पूछा जाता रहा है। तो विज्ञान गीता जो रचना है वो केशव दास की रचना है, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो PYQ को करवाएं, जिससे कि आपका तैयारी अच्छी ढंग से हो सके। अब देखिए, यहाँ पूछा गया है रीतिकार के किस कवि ने श्रृंगार, भक्ति और वीर तीनों रसों पर समान अधिकार के साथ लिखा है? तो ऐसा करने वाले में जो अधिकार है, यानी श्रृंगारिक हैं, भक्ति हैं और वीर तीनों रसों को जो समान अधिकार प्राप्त है वो पद्माकर को है, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पद्माकर को ही है। तो ये देखिए, प्रश्न नया आपको लगा होगा, ऐसा प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम कोशिश किए हैं कि कुछ ऐसा प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाए जिसमें कुछ नए प्रश्न हो, कुछ पुराने प्रश्न हो और मिलाकर आपकी तैयारी बेहतर हो। तो ये पेपर उठा करके लाए हैं ताकि आप एक एक चीज़ों को देख सकें। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है मध्यकाल की सतसई काव्य परंपरा में गुजरात प्रदेश से संबंधित रचनाकार कौन हैं? यानी गुजरात प्रदेश से संबंधित रचनाकार कौन है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, ये क्षेत्र से प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें आप लोग सभी जो है दुविधा हो जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि नए नाम का जब जिक्र है तो दयाराम इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रकृति के नैसर्गिक चित्रण के लिए रीतिकार का कौन सा कवि सबसे अधिक लोकप्रिय है? यानी प्रकृति का जो चित्रण है सबसे अधिक किसने किया है? तो प्रकृति का रीतिकार में जब भी चर्चा आएगा तो सेनापति का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा, यानी विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में कौन से नहीं है? यानी नागरिक प्रचारणी सभा के जो संस्थापक सदस्य है उसमें किसका जो नाम है नहीं आता है। तो देखिए, इसमें जो संस्थापक सदस्यों में है उसमें श्याम सुंदर दास जी हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी हैं और पंडित रामनारायण मिश्र भी हैं। तीनों जो है संस्थापक सदस्य में हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसमें नहीं है संस्थापक में। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी UGC नेट में पूछा जाता रहा है। अब देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गुजरात में प्रकाशित हिंदी सामयिक कौन सा है? यानी प्रकाशित हिंदी सामयिकी कौन सा है? तो देखिए, गुजरात से जो भी संबंधित प्रश्न रहेगा वो आपसे थोड़ा सा कठिनता से बनेगा, तो उसका जो सही आंसर राष्ट्रवीणा हो जाएगा, यानी विकल्प बी। तो ये जो है पूछने के चांस बहुत कम है, क्योंकि क्षेत्र से है तो क्षेत्र वाला नहीं पूछा जाएगा, लेकिन साथ में प्रश्न दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग देखते चलेंगे, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न क्षेत्र से हो सकता है बिहार से पूछ दे, तो आपको आदत बता देनी है।
अब देखिए यहाँ पूछा गया है विरुद्धों का सामंजस्य की अवधारणा किसकी है। विरुद्धों का सामंजस्य की अवधारणा किसकी है, यानी ये जो अवधारणा दिया गया है किसकी है। तो ये जो अवधारणा है रामचंद्र शुक्ल की है, विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का सही नाम क्या है, यानी उन्होंने जो इतिहास लिखा है, ऐतिहासिक ग्रंथ, तो उसका सही नाम क्या है। तो उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में उन्होंने किया था। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय की काव्य दृष्टि सर्वाधिक रूप से किससे प्रभावित है, यानी अज्ञेय का जो काव्य दृष्टि है उस पे किसका प्रभाव है, उनकी काव्यों पे जो है उसके में किसका प्रभाव है। तो उनकी काव्यों पे जो है टी.एस. इलियट का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो प्रश्न भी है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को देखिएगा और अंत में 50 प्रश्न में आपका कितना सही बना है वे हमें बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि आपको जो एग्ज़ाम में नया प्रश्न दिया जाएगा तो आप कैसे चीज़ों को बना पाइएगा, कितना सही कर पाइएगा। और साथ ही सुबह 6 बजे जो है क्वालिफाई पेपर जो है उसका वीडियो डाला जाता है। रात को 9 बजे जो है आपका बीपीएससी 4.0 स्टेट से संबंधित क्लास चलती है, तो आप लोग उससे जुड़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है फैंटेसी संज्ञा लगभग पर्याय रूप में किसके साथ जुड़ गई। फैंटेसी जो संज्ञा है किसके साथ जो है पर्याय रूप में जुड़ गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है मुक्तिबोध के साथ जुड़ गई है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फैंटेसी के लिए जो है मुक्तिबोध को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काव्य में उदात्त तत्व की प्रस्थापना किसने की। काव्य में उदात्त तत्व की प्रस्थापना किसने की, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो प्रस्थापना करने का श्रेय है वो रोंजाइनस को जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यानी रोंजाइनस होंगे, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी रोंगिनुस दिया गया है जिनका रोंजाइनस नाम है प्रसिद्ध, तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कथन जो सही है उसमें बात किया जा रहा है श्रृंखला की कन्या महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है, पहला जो दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है। श्रृंखला की कन्या महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है, ये गलत है। श्रृंखला की कन्या कैदियों की जीवन गाथा है, ये भी गलत है। श्रृंखला की कन्या त्रिअंकित नाटक है, ये भी गलत है। तो विकल्प ए जो है सही हो जाएगा, यानी विकल्प ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है सृजनात्मकता का संबंध किससे है। सृजनात्मकता का जो संबंध है वो किससे है। देखिए प्रश्न में कुछ ऐसे प्रश्न भी एक दो होते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं जो समझ से परे होता है, तो ऐसे प्रश्नों का भी यहाँ एक दो प्रश्न का जिक्र होता है। तो सृजनात्मकता का जो संबंध है वो गौण कल्पना से है, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें तुक्का रख के ही सही बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब ये बनता है। तो एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एक एग्जाम में आपको विचलित करते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने पड़ेंगे। तो लगभग जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, लेक्चर होता है, उसको आप अच्छे से देखिएगा, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ की दृष्टि से काव्य भाषा है। वर्ड्सवर्थ की दृष्टि से काव्य भाषा जो है वो क्या है। तो जटिल होनी चाहिए ऐसा तो नहीं वो कहते हैं, अलंकृत का तो चर्चा करते ही नहीं, परंपरानुसारी होना ये परंपरा के खिलाफ है, सामान्य लोगों की भाषा होनी चाहिए ये बात जो है वर्ड्सवर्थ करते हैं, यानी लोक भाषा होनी चाहिए, सामान्य लोगों की भाषा होनी चाहिए, वही काव्य की भाषा सही मानी जाती है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद हसीनों के खुतून किसकी रचना है। चंद हसीनों के खुतून किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये पांडेवेचन शर्मा उग्र की रचना है, चंद हसीनों के खुतून। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है हिंदी का साहित्य
अकादमी पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं मिला, यानी हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को भी दिया जा चुका है, माखनलाल चतुर्वेदी को भी, नागार्जुन को नहीं मिला है, नामवर सिंह को भी दिया गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सामने है। रघुवीर सहाय किन मूल्यों को वाचा देने वाले रचनाकार हैं, यानी किस पे जो है वो अपना वर्चस्व रखते हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को जो है वाचा देते हैं, यानी विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम जो होता है आपको शब्दों में ही फंसाने का एक होता है, तो आप शब्दों को भी समझना होगा, एग्ज़ाम के जो शब्द हैं और उस पे जो है पूरा क्वेश्चन निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अंतरल ललित निबंधों में सर्वाधिक चर्चा किस मुद्दे की होती है, यानी वो जो ललित निबंध में चर्चा करते हैं तो किस मुद्दा पे जो है चर्चा करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो चर्चा करते हैं राजनीति पे भी बहुत कम, समाज सुधार की बात नहीं करते हैं, प्रकृति का भी चर्चा बहुत कम करते हैं, लेकिन संस्कृति बोध पर चिंतन जो है ज़्यादा ये करते हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न ये सब जो देख रहे हैं नए नए आपको प्रश्न लग रहे हैं, तरीका जो है नए है, तो इसलिए हम यहाँ समाहित किए हैं कि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसलिए यहाँ दिया गया है कि आप इस सब प्रश्नों पे भी अपना अधिकार प्राप्त कर सकें। राम की शक्ति पूजा में हनुमान के क्रोध का शमन करने के लिए देवी क्या करती है, शमन करना यानी अंत करने के लिए जो है क्या करती है। तो ये जो है उन पर प्रत्याक्रमण करती है, ऐसा नहीं है। उनका सामना करने के लिए शिव से कहती है, ऐसा नहीं है। माता अंजना का रूप धारण करती है, ये सही है। उनकी माता जो है अंजना उसका रूप धारण करती है शक्ति, और उसकी जो क्रोध है उसका शमन यानी नाश करती है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आत्मजयी के रचनाकार कौन हैं। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आप बना चुके होंगे इसे। तो आत्मजयी जो है वो रचना कुंवर नारायण की है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। हिंदी नवजागरण की अवधारणा किसकी है, हिंदी जो नवजागरण की अवधारणा है वो किसकी दिया हुआ अवधारणा है। तो ये जो अवधारणा है रामविलास शर्मा का अवधारणा है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला, यानी निम्न रचनाकारों में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार को, सुमित्रा नंदन पंत को, अली सरदार जाफरी, ये तीनों को मिला हुआ है, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं मिला है। विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसाद की रचनाओं में कौन सा अनुक्रम संगत है, यानी उनकी कौन सी रचना जो है संगत है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए संगत रचनाओं में जो है उनकी प्रसाद के बारे में जो पढ़ाया जा चुका है छायावाद, उसको देखिएगा तो समझ आ जाएगा। तो रचनाओं का जो संगत का बात है तो उसमें जो है चित्राधार सबसे पहले आएगा, उसके बाद झरना आएगा, उसके बाद आंसू है, उसके बाद रहर है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, केश कंबरी का संदर्भ किस रचना में आता है। ये बहुत जो है केश कंबरी जो है प्रियबंध जो है नाम आता है, तो ये जो नाम आता है वो किस रचना में आता है। तो देखिए ये जो नाम है असाध्य बिना अज्ञेय की रचना है, उसी में केश कंबरी प्रियबंध का जो है चर्चा किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये अज्ञेय की रचना है, तो विकल्प बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तार सप्तक में नहीं है, यानी तार सप्तक में कौन से कवि को जो है शामिल नहीं किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए तार सप्तक में 7 कवियों को स्थान दिया गया था, जिनमें मुक्तिबोध भी हैं, नेमिचंद्र जैन भी हैं, प्रभाकर माचवे भी हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक में नहीं है, आगे के सप्तक में इनको शामिल किया गया था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। देखिए प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसमें नहीं वाले जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो आप सरल प्रश्न समझते हैं उसमें नहीं लगा करके जटिल कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों पे आपको जो है अभ्यास ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए लिखा गया है, छायावाद पर पहला निबंध किसने निबंध लिखने वालों में शामिल हैं, यानी छायावाद पे प्रथम निबंध किए कौन लिखे थे,
ये आपसे पूछा गया है। तो पहला निबंध जो छायावाद पर लिखे थे वो मुटुकधर पांडे थे, यानी छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? यानी रामचंद्र शुक्ल जो है अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे मानते हैं? तो पहला जो मौलिक उपन्यास मानते हैं वे परीक्षा गुरु को मानते हैं। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। परीक्षा गुरु को ही पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं अंग्रेजी ढंग का, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सामने है। राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है? राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है? तो देखिए, प्रगतिवाद कवियों को नहीं, प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। विकल्प बी सही हो जाएगा। राहों का अन्वेषी प्रयोगवादी कवियों को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? यानी सरदार पूर्ण सिंह कौन सा निबंध की रचना नहीं किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, तीनों जो है सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। लेकिन कछुआ धर्म जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, तो नहीं पूछा गया है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। हिंदी साहित्य के पहले वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय किसे है? हिंदी साहित्य का पहला वैज्ञानिक इतिहास लेखन का श्रेय किसे है? तो ये जो श्रेय दिया जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वापसी कहानी के रचनाकार कौन हैं? तो वापसी जो कहानी है वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जो उषा प्रियबंध की कहानी है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कारवां एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? कारवां एकांकी संग्रह जो है उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो रचनाकार हैं इसके वे भुवनेश्वर हैं, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे है सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और बराबर एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये जो कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ये प्रश्न इस तरीक़ा से पूछा जाता है, हिंदी नई चाल में कब ढली? तो 1873 में। ये कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 50वां प्रश्न देखते हैं। रूप तरंग किस आलोचक कवि की कविताओं का संकलन है? यानी रूप तरंग जो संकलन है कविताओं का वो किसका संकलन है? तो ये जो संकलन है रामविलास शर्मा की कविताओं का संकलन है। विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आज मैंने जो है गुजरात सेट का 2002 जनवरी का जो प्रश्न था जो उसको आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया और हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा। तो आप लोग इसको जो है देखें और कितना सही हुआ कमेंट करके हमें बता दीजिए। और इसका पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का और फेसबुक चैनल का तीनों का लिंक लगाया हुआ है। आप वहां से जुड़ जाइए। पीडीएफ कल सुबह वहां भेज दिया जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा और विथ आंसर रहेगा, साथ में आंसर का जो है आंसर शीट भी रहेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा और अपनी तैयारी को करते रहिएगा। इसी तरह हम और जो है दूसरे स्टेट का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको प्रस्तुत करते रहेंगे और आपकी तैयारी को गति प्रदान करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर है उस पर आप 72 61 81 53 07 इस पे 249 रुपये आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट भेज दिया जाएगा। अगर आप स्टेट किसी भी पेपर का तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट का, अगर नोट्स प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसी नंबर पर 199 रुपया पेमेंट करके भेज दीजिए स्क्रीनशॉट। तो इधर से नोट्स प्रैक्टिस सेट देंगे जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कहीं भी कोई प्रैक्टिस सेट या कहीं भी नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है आपकी तैयारी के दृष्टि से। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, एक जिम्मेदार टीचर के रूप में अपनी जो है योगदान दिया है। आगे आप भी जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, यही कामना है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।